जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। पार्ट 2 का शेष बचा हुआ भाग हम अब पढ़ रहे हैं। के पास बेहतर नौसेना और तोपें और बंदूकें हुआ करती थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इसके साथ साथ इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पल्ला भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकतें जो थी बढ़ने के बदले कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी। यानी जब हम कोई कह रहे थे ना, तो दूसरा लोग मदद करेगा हमारी, तो जब मदद के बदले हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो कंपनियां क्या करती थी, उनसे व्यापार में कई रियायतें ऐंठने लगी। राजा अपनी जो है कंपनी की सैनिक सहायता के बदले उन्हें बहुत सारा धन भेंट करते थे। ये धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा जो होता था, इलाका होता था, भेंट में मांग लिया करती थी। यानी उन पर पूरा कर वसूल करने का ये सब उन्हीं के हाथ में आ जाता था। उस इलाके के गांव शहर से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन को व्यापार में लगाया करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्च चलाने लगी। इसके बाद में ये कुछ युद्ध हुए हैं। भारत में जमीन को लेकर के कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियां और किलेबंदी भी बना ली थी। भारत में एक दूसरे के से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था ये 1746 और से 48 के बीच में लड़ा गया। ये युद्ध जो था ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें देश के राजाओं को बड़ा नुकसान हुआ। और ये सिस्टम ये रहा कि 1760 ईस्वी में वांडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रह गए, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज फ्रांसीस उसको हरा दिए थे। राजा और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। अब देखा जाए, कंपनी को भेंट देने और उनकी सेना का खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने लगा, क्योंकि वो जब उनसे मांग लेते थे कि हम आपको सहायता दे रहे हैं तो हमें आपको ये मदद करनी पड़ेगी, हमारे सैनिकों का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो राजा और नवाब लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। राजा और नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत बढ़ने देना नहीं सकते थे कि वो दूसरे की शक्ति हमारे क्षेत्र में बढ़े। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं था। भारत के राजाओं और नवाबों को ये बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखे हैं, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वह कंपनी की दूसरी बात से भी परेशान रहते थे। यानी वो यहाँ पर आकर के दूसरे देश के सैनिक भी रहते थे और वहाँ पे वो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ रहते थे। कभी भी वो धावा बोल सकते थे, युद्ध लड़ सकते थे, किला बनाते थे। तो इससे राजा लोग काफ़ी परेशान और चिंतित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना, यानी किस प्रकार से भारत के राज्यों से फायदा उठाते थे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वह अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे।
इस तरह कंपनी को धनवान, यानी कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी और अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे। यानी कंपनी का नाम माल बता करके अपना भी माल बेचते रहते थे, तो उनका तो कंपनी तो फायदा होता ही था, लेकिन ये व्यापारी जो थे ये अपना भी, कर्मचारी जो होते थे ये अपना भी माल बेच करके खूब मालामाल होकर यहाँ से जाते रहते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे, वह भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर बेच देते थे और वो भी कर बचा लेते थे। अपने यहाँ के लोग जो थे व्यापारी थे वो भी करते थे ऐसा। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट और धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती थी। जो लोग तैयार करते थे उनसे बहुत कम कीमत पर वो लोग खरीदा करते थे। इसके साथ साथ इसमें अब बताया गया है, जो इलाके कंपनी की भेंट में मिले थे, यानी कंपनी को भेंट में मिले थे राजाओं के द्वारा, उनसे किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश की गई। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लगान वसूलने की बात कही गई और खूब लगान वसूला गया, जिससे लोग बहुत परेशान होने लगे। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वह ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तौर तरीके पर रोक न लगाए। वो अब ये यहाँ पर अब वो क्या करने लगे, दूसरे लोगों को राजा बनाने लगे, जिससे कि जैसे जो विरोध करता था उसे हटा देते थे, सैनिक उनके पास थे ही, और दूसरे किसी को बैठा देते थे ताकि वो उनकी बात को माने। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उससे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का समर्थन भी प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया, और उस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब का जो सिस्टम था, जो जवाब आदेश आया था, उसकी अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर के नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई यानी मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंच गया। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब और अंग्रेजों के बीच जो है अलीनगर की संधि जो है 7 फरवरी 1757 को हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी उन्होंने राजा से लड़ाई लड़ी और बिना चुंगी के उन्हें जो है व्यापार करने का जो है अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव ने इससे संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ करना शुरू कर दिया और नवाब का सेनापति जो मीर जाफर था स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। देखो क्या हुआ राजाओं के आपसी फूट के चलते उनका जो सेनापति था वो ही कहता था कि हम खुद नवाब बन जाएं। इसके लिए वो अंग्रेजों से मिल गया। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने तथा मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वादा भी किया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। यानी कौन कौन शामिल थे? राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी जो थे ये भी इसमें शामिल हो गए। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही हम पढ़ रहे हैं।